हेलो अंकित भाई। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे हेलो। पासपोर्ट एंड लॉस्ट पारस। हेलो पारस भाई, और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। सब मजे में। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि आजकल मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, मतलब जो भी ट्रैवलर्स रहे हैं। और आप पहले ट्रैवलर हो जिनके साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हम ये अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताएंगे ताकि हमारी ऑडियंस को भी मालूम पड़े आप कहाँ से हैं और मतलब क्या एज है आपकी। ओके। तो मेरा नाम अंकित है और मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड। ओके। श्रीनगर जम्मू कश्मीर नहीं। और मेरी एज है 30। सो अच्छा। बेसिकली मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। बिगिनर समझिए या जो भी समझिए, 2019 से स्टार्ट की थी, जून जुलाई। बट ये है कि पहले छोटी छोटी ट्रिप्स की। जैसे कि इनिशियली किसी ने साउथ इंडिया में इनवाइट कर दिया था, एक दोस्त ने, अच्छा। जो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान मिला था। तो ओके। उसने एक साल बाद अपने भाई की शादी में इनवाइट किया, तो वहां से मैंने शुरुआत करी घूमने की। उससे पहले बेसिकली मैं इंस्पायर्ड हुआ, ये अपने वरुण सर थे, मतलब माउंटेन ट्रैकर नाम से उनका चैनल है। अच्छा अच्छा, सुना है काफी मैंने। पहले कह सकते हैं। हाँ मतलब काफी मतलब ये जो आज के डेट में ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, मैं मानता हूँ कि एज अ पायनियर, मतलब ट्रैवलर तो बहुत थे, बट उससे पहले शायद लोग आर्टिकल लिखते रहे होंगे या ब्लॉग्स लिखते रहे होंगे, बट वीडियोग्राफी में जो थे, मुझे लगता है ये पहले थे जो ऐसे दिखा रहे थे एज अ कि करेक्ट। एक आम इंसान भी आउट ऑफ इंडिया घूम सकता है, एक लिमिटेड बजट में 20,000, हिच हाइकिंग, काउच सर्फिंग, हॉस्टल्स, ये सब मुझे इनकी वीडियो से पता चला। तो ओके। वहां से सिलसिला शुरुआत हुआ। ओके। फिर नेपाल भूटान की पंच केदार की जर्नी थी उत्तराखंड में, उसके बाद नेपाल भूटान और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का। एंड फिर वियतनाम की जर्नी की थी मैंने 2023 सितंबर में, ओके। जहां पे मैं पारस भाई से मिला था, नियात्रांग में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम पहली बार वियतनाम में मिले थे। और क्योंकि मैं तो पहले ट्रैवल कर चुका था, बट अंकित भाई की हमारी फर्स्ट कंट्री थी, तो आज हम उन्हीं के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। कैसे कोई बंदा डिसाइड करता है उसको कहाँ जाना है, उसका बजट और सारी चीज़ें, और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने का। तो अंकित भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने वियतनाम क्या सोच के डिसाइड किया, मतलब क्या आपके दिमाग में चीज़ थी कि आप वियतनाम ही जाओगे, जबकि मतलब हमने काफ़ी सुना है जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना, वियतनाम, इसमें लैंग्वेज बैरियर है। और ये एक मतलब एक बड़ा इशू है जो बहुत बार हमें फेस करना पड़ता है। ऊपर से खाना पीना, मेरे को मालूम नहीं कि आप क्या टाइप का खाना पीना खाते हो, बट ऑफ कोर्स आप जो वहाँ मिलता है वो तो नहीं खाते। तो आपने फर्स्ट कंट्री को मतलब प्रायोरिटी वियतनाम को क्यों दिया, कोई उसका क्या रीज़न, और आप क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले तो बेसिकली एज एन इंडियन, क्योंकि मैं बिगिनर था, इससे पहले आउट ऑफ इंडिया सिर्फ मैं नेपाल और भूटान गया था। तो मेरे लिए साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज हैं, वहां पे वीजा मिलना बहुत आसान था। दूसरा, अच्छा। थाईलैंड सबसे पहले माइंड में आता है, क्योंकि अभी करेक्ट। इंडियंस के माइंड में थाईलैंड ही आता है। हो सकता है ये मेरा मिसकॉन्सेप्शन हो, बट मेरे माइंड में आया। बट मैं थोड़ा हट के जाना चाहता था, तो ढूंढा, देखा वियतनाम भी है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा, मैंने रिसर्च की, कुछ पुरानी वीडियोस देखी, तो मुझे सही लगा। मैंने कहा वीजा मिलना आसान है, हालांकि लैंग्वेज बैरियर था, बट मैंने इसे इतना सीरियसली लिया नहीं। मैंने कहा कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, बाकी इतना मुझे पता नहीं था कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का वहां पे लैंग्वेज बैरियर होगा। लेकिन ये एक एडवेंचर टाइप भी समझ लीजिए। ओके। तो बस मैं बैग वैग उठाया। हाँ। अ, उस कंट्री में जाने से पहले मैंने एक चीज करी थी। सबसे पहले तो फ्लाइट टिकट देखी थी कि क्या वो मेरे बजट में है आना ओके। जाना। बेसिकली बिगिनर ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा जो फॉर्मूला है ये, सबसे पहले तो फ्लाइट्स देखो आप। मैंने देखी जाने की फ्लाइट कितने की पड़ रही है और आने की फ्लाइट कितने की पड़ रही है। अगर वो 10, 12, 15 हजार तक है तो ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैं रशिया की फ्लाइट्स देख रहा था, वो इंडिया से मतलब जाने की 25, 30 हजार की पड़ रही है विथ अच्छा। बैग। तो हाँ, मतलब पहला स्टेप तो ये है मेरा। फिर दूसरा स्टेप है Booking.com में जाके हॉस्टल्स के प्राइस देखना, अच्छा। कितने चल रहे हैं उस मंथ में। तो बेसिकली इस टाइम वियतनाम में 300 से 500 रुपीज के बीच चल रहे थे, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा हाई भी नहीं है और बेसिकली ओके है। तो ओके। ये दो फैक्टर जो थे मेरे लिए वो थे। बाकी वीजा तो आप जानते ही हैं, अगर कोई मान लीजिए एज अ
बिगिनर मैं यूरोप का डालता, ना मेरा इतना करेक्ट, बड़ा बैंक करेक्ट। अकाउंट है, ना मेरा कुछ ऐसा है कि सरकारी नौकरी हो समथिंग समथिंग। ओके। तो कम चांसेस होते, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जितना मैंने सुना है। तो अंकित भाई, मेरे को आपका वीज़ा से एक इशू याद आया, जो शायद आपने थोड़ा बताया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं भी चाहूँगा ऑडियंस को मालूम पड़े कि जब वीज़ा में कुछ गलती होती है तो मतलब आपको कैसे फेस करना पड़ता है बेसिकली। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब मैं घर में था, तो काफी टाइम हो गया था कहीं बिना कहीं ट्रैवल किए, और वियतनाम आउट ऑफ इंडिया जाने का जो डिसीजन था, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे ना लैंग्वेज है, ना फूड है, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वो मेरे लिए एक बेसिकली क्या कह सकते हैं, डराने वाला स्टेप था। डर लग रहा था यार कि हो ओके। पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा यार स्टेप तो उठाना पड़ेगा, जब है दूसरों को देख के मैं इंस्पायर हो गया, तो एक पहला स्टेप उठा लेते हैं। तो क्या हुआ, इस एक्साइटमेंट में कहो या क्या कहो, मेरे से हो गई एक मिस्टेक। मिस्टेक जो थी, क्योंकि वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन वीजा हमें देता है, तो सारी डिटेल फिल करनी होती है। तो वहां पे मैंने क्या किया, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट जो थी गलत डाल दी। मतलब ईयर तो सही था, बट डेट गलत डाल दी, सपोज 11 और 12 दिसंबर समथिंग, बट पासपोर्ट एक्सपायरी डेट थी 31 दिसंबर। ओके। तो इस चक्कर में ये, हालांकि मुझे लगता नहीं है इतनी बड़ी मिस्टेक होगी, या फिर मेरी किस्मत अच्छी थी। दिल्ली एयरपोर्ट में जब मैं पहुंचा, पहले तो सबसे बड़ी मिस्टेक, 4 घंटे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए अगर इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं। मैं पहुंचा 3:30 या 2 घंटे पहले, वो किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गई थी, मैं बेसिकली रास्ता भटक गया था। तो एक तो लेट पहुंचा, दूसरा जैसे ही पहुंचता हूँ तो वो बोलते हैं आपके इसमें मिस्टेक है, और वो मुझे रोक लेते हैं वहां पे। वो बोलते हैं आपको हम जाने नहीं देंगे। तो मैं उनसे बोलता हूँ सर कुछ अल्टरनेट बताइए, कुछ भी हो जाए। मतलब यही है कि मैंने सोचा यार काम डाउन रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बजाय मैं लड़ना झगड़ना करूँ, ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। तो फिर क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो हताश होकर मैं सोचता हूँ चलो वापस चलते हैं, क्या करना है यहाँ पे टाइम वेस्ट करके। तो मैं वापस जाने लगता हूँ, तो फिर सिक्योरिटी मुझे बाहर नहीं जाने देती है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे एयरपोर्ट से करेक्ट। एग्जिट के भी। मतलब आप फिर ऐसे अंदर दोबारा बाहर तो जा, नहीं कर सकते। हाँ जी, मतलब जहां से आप एंटर करेंगे ना, वहां से एग्जिट होंगे ही नहीं, चाहे कोई हो ना हो। वो आर्मी आपको, सीआईएसएफ आपको जाने नहीं देगी। तो फिर मैं वापस जाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि आप उनके पास जाओ। मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं आप कहाँ चले गए थे। तो मैं बोलता हूँ सर आप नहीं तो कल कुछ हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे रुकने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट है। मैंने कहा हाँ सर है। उन्होंने कहा किस कंपनी की है। तो जाने की तो थी मेरी वियट जेट से, वापस आने की थी स्पाइस। स्पाइस या इंडिगो, इंडिगो की थी, इंडिगो की, ओके। जहां तक मुझे याद आ रहा है। राइट। तो उन्होंने कहा ओहो तब तो नहीं हो पाएगा। अब ये एयरलाइंस के टैक्टिक बोल लीजिए या जो भी है, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आपकी रिटर्न फ्लाइट हमारी होती वियट जेट की, तो हम आपको जाने देते। अच्छा। तो अब यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी कहो, या मैंने कुछ प्री प्लान किया था कि मैं एक ही बार में साउथ ईस्ट एशिया पूरा ट्रैवल कर लूंगा। तो मैंने जो इंडिगो की रिटर्न फ्लाइट टिकट थी, वो कैंसिलेबल फ्लाइट टिकट थी। और ये उसमें थोड़ा आप डेट चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, 1000 1,500 एक्स्ट्रा देके आप डेट चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके 1200 रुपये कटेंगे और बाकी मोटा मोटा फेयर वापस हो जाएगा। ऐसी ओके। इंडिगो की फैसिलिटी है। अच्छा। राइट। तो वो किस्मत अच्छी थी कि ये था, अदरवाइज मेरे मेरे को वहां पे सीधा सीधा 10-12 हजार का चूना लग जाता। तो मैंने अच्छा। उनसे कहा ठीक है सर आप मेरी रिटर्न फ्लाइट कीजिए अपनी वियट जेट से। फिर उनका ठीक है, बस उन्होंने यही किया, फटाफट मेरी रिटर्न फ्लाइट हुई। उसके बाद इमिग्रेशन पे मुझे लगा कि अगर एयरलाइंस ने मेरे साथ ट्रिक कर लिया, अगर ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, तो इमिग्रेशन पे शायद मेरे को रोक लिया जाए। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड बकरा बन जाऊंगा। जाने की फ्लाइट का पैसा भी गया और आने की फ्लाइट का पैसा भी गया, क्योंकि वियट जेट से रिटर्न जो फ्लाइट थी ना, वो भी कैंसिलेबल नहीं थी, नॉन रिफंडेबल ओके। बेसिकली। तो ये था, बट लकीली मैं पास हो गया। और इनफैक्ट वियतनाम इमिग्रेशन में भी कुछ ऐसा ड्रामा नहीं हुआ। हालांकि मैं एक टूरिस्ट हेल्पलाइन इंफॉर्मेशन नाम का एक ग्रुप है, अगर आप लोग देख रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपके सवाल होंगे, आप पूछ सकते हैं, काफी ट्रैवलर्स लोगों का ग्रुप है। तो वहाँ पे किसी एक ने मेंशन किया था कि कोई ऐसी मिस्टेक थी उनके वीजा में, जिसकी वजह से मतलब इंडिया से तो अप्रूव हो गए, लेकिन वो फंस गए वियतनामीज इमिग्रेशन पे, जहाँ पे उन्हें 150 या $200 फी पे करनी पड़ी थी एक ओके। नए वीजा के लिए, ऐसा कुछ। तो अंकित भाई, मतलब मैं तो इस पॉइंट पे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ट्रैवल किया है
मतलब अगर हम इस इंसिडेंट को देखते हैं, जब आपको इमिग्रेशन पे रोका गया बट फ्लाइट की तरफ से उन्होंने आपको बोर्डिंग पास दे दिया, इन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता था कि वो आपको इमिग्रेशन क्रॉस ना करने दें। तो उस स्टेज पे हाँ। जो गलती होती वो होती फ्लाइट मतलब एयरलाइन की। और मतलब वो ओके। ड्रामा थोड़ा ज़्यादा बनता, मतलब अगर आप बढ़ाते उस ड्रामे को तो बेसिकली इंसान दोनों तरीके, दोनों जगह से फंसता। मतलब आप कायदे से आप मतलब अलाउड नहीं हो जाना, और आप यहाँ से उन्होंने ठीक है आपको ट्रिक करके भेजा, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अथॉरिटीज़ के पास पूरा कंट्रोल होता है। अगर आपका वीज़ा गलत है, मतलब उसमें कुछ भी गलत है, तो वो आपको रोक सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, और आप मतलब उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ वियतनाम को लेके, क्योंकि एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और मेरे साथ जितने भी लोग थे, मतलब हम लोग एक वैन से वो लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, और मेरे साथ आई थिंक 12-15 लोग थे, मालूम नहीं अंकित भाई को मैंने आपको बताया नहीं बताया। तो सबके पास मतलब अच्छे पासपोर्ट होल्डर्स थे, मतलब स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स थे, कोई जैपनीज़ था, कोई मोस्टली यूरोपियंस थे सारे, और शायद अमेरिकन भी था वहाँ पे। तो मैं ही एक इंडियन था जिसके पास ई वीज़ा था, और मैंने ई वीज़ा फ़ोन में रखा था। तो उसने मतलब हर एक बंदे का मतलब एक एक मिनट में फटाफट हो रहा था, वो डॉक्यूमेंट्स डाल रहे थे, और शायद से मतलब स्टैंप लग रही थी। बट मेरे केस में क्या होता है, जब मैं वहाँ पहुँचा पहले मैंने वीज़ा दिखाया अपना, वीज़ा देखा, उसके बाद उसने प्रिंट निकाला स्पेशली मेरे वीज़ा का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा है। उसने प्रिंट निकाला, पेन से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को लिटरली टिक किया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर वहाँ पे एक भी गलती होती तो वो शायद इशू उठा सकता था। और पेन से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को टिक करने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर रहा है। तो हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए कि ये मतलब वीज़ा आप ढंग से चेक कीजिए, क्योंकि हर तरह हाँ। से लटकने का फिर आप किसी को कुछ कह नहीं सकते बेसिकली। सही। तो सही बात है, क्योंकि या हाँ, क्योंकि उस दिन मतलब बेसिकली मैं जो भूखा प्यासा ही फ्लाइट में चढ़ना पड़ा, और पूरे एयरपोर्ट में मैं दौड़ रहा था, मेरे मतलब पसीने छूट रहे थे, होता है। फ्लाइट छूटने वाली थी। कहाँ मैं सोच के आया था कि मस्त जाऊंगा लाउंज में, खाना वाना खाऊंगा, डिनर, क्योंकि फ्लाइट जो थी 12 बजे की थी रात के। तो सब इस ड्रामे के चक्कर में एक छोटी मिस्टेक, पहले तो लेट जाना, दूसरा ये मिस्टेक, जो वीजा मिस्टेक हो ही गई थी। तो बस यही, अब तो दोबारा कहीं ऑनलाइन भरूंगा तो डबल ट्रिपल चेक करूंगा कि भाई कोई तो गलती तो ना हो। अंकित भाई, मतलब ये आपका पहला, मतलब आप पहली बार एयरलाइंस में गए थे, फ्लाई कर रहे थे आप, या पहली बार सिर्फ इंटरनेशनल था और फ्लाइट्स में लेकिन आप बैठ चुके थे? पहली बार इंटरनेशनल था, फ्लाइट्स में तो मैं बैठ गया था, बट डोमेस्टिक में इतना कुछ होता नहीं है ना। ओके ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, फ्लाइट में बैठना, एकदम एक नया एक्सपीरियंस। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो लोगों के लिए जो, मतलब मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोग जो नहीं गए वो नर्वस होते हैं बहुत, कोई मेरे से क्या सवाल पूछेगा, इमिग्रेशन पे क्या सवाल पूछेगा, सिक्योरिटी में कैसा होगा, क्या मतलब मैं फंस ना जाऊं, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस ये दिमाग में रहते हैं। मैंने देखा है नए लोगों के। तो ओवरऑल आपका प्रोसेस इन से लेके आउट तक, मतलब इंडिया से जब आप निकले और जब आप नई कंट्री में पहुँचे, तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वाज इट ऑल स्मूथ, या आपको कहीं दिक्कत आई? बस यही थी एक स्मूथ, वही स्टार्टिंग में जो बोर्ड एयरलाइन ने झटका दे दिया था, उसके बाद सब स्मूथ था। मतलब ओके बेसिकली मैं टाइम मेरा निकलने वाला था, उन्होंने मुझे कहा जल्दी जल्दी जाओ आप। ओके। तो किस्मत अच्छी थी कि इमिग्रे पहली बार मैंने इमिग्रेशन देखा, अच्छा ऐसा कुछ होता है, मतलब अलग अलग उन्होंने बना रखे थे। तो वहां करेक्ट। पे फिर एक सर थे, कोई यंग सर से थे, मतलब अपनी एज के थे। तो उन्होंने पूछा आप अकेले कहाँ जा रहे, अकेले जा रहे हो? उनका यस सर, और क्या करते हो, ये कुछ बेसिक उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, बाकी बड़ी खुशी से उन्होंने स्टैम्प मारा, ओके बेस्ट ऑफ लक ऐसा। दूसरा सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी जैसे अपने यहाँ होती है, आपको बेल्ट वेल्ट सब उतार देनी चाहिए, क्योंकि मैं शायद नर्वसनेस में बेल्ट ले गया था, बट उन्होंने चिल थे वो भी, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके, वैसे उन्होंने चेक तो पूरा किया था, बट बट आपको ये है। बेल्ट उतारने और के लिए अब वापस नहीं भेजा? नहीं, उन्होंने मुझे जहां तक याद है नहीं भेजा शायद। क्योंकि वो मैं जैसे मैंडेट, गया, मतलब मैं भूल, मैंडेटरी है बेल्ट उतारना। मैंडेटरी होता है ना, मैं गया, बिल्कुल उन्हें लग गया था ये बंदे के पसीने छूट रहे हैं तो नहीं। लेट हो रहा होगा। मैंने ओके अपना सारा सामान उधर खोल दिया, और इस दौरान मैं भूल गया बेल्ट खोलना, ओके। हालांकि मुझे पहले भी बेल्ट वो। तो गया मैं, वैसे ही मैंने ग्रीट किया, हेलो सर।
तो फिर उन्होंने चेक किया, उनको आपकी बेल्ट, फिर मैंने थोड़ा वो किया, उन्होंने देखा, बट उन्होंने कहा इट्स ओके, डन। ओके ओके ओके। डिपेंड करता है, शायद उनके इंट्यूशन पे भी हो सकता है, शकल वकल देख लेते होंगे या जैसा भी होगा। बट हाँ, जाते समय ये रहा। अब हुआ क्या, मैंने पे किया था एयरलाइन को विंडो सीट के लिए। ये भी एक चीज आपके साथ हो सकती है, आपने पे किया हो विंडो सीट के लिए पर आपको विंडो सीट ना मिली। मतलब सीट तो थी, लेकिन वहां पे जो वो था ना, वो कवर्ड था बेसिकली, और वहां पे ऊपर लिखा हुआ था, सीट पे मेंशन कर रखा था सपो विंडो सीट ऐसा। और वो क्लोज था? पर वो क्लोज था, वहां पे कोई विंडो नहीं थी, और वो जो सीट थी ना, वो दरवाजे के बगल पहले वाली थी, जस्ट पहले वाली। अच्छा, तो बेसिकली आपका जो लेग रूम होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब अगर जो नहीं वो नहीं नहीं, वो आप सब आप इमरजेंसी एग्जिट के बाहर बैठे थे, राइट? नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्मल सीट थी। देखो, नॉर्मल सीट थी वो, और बस उसे अपग्रेड किया था मैंने कुछ, जो भी था, डिलक्स विलक्स था थोड़ा, उन्होंने $10 लिए थे। तो उसमें क्या था कि मेरे साइड भी और जो दूसरा राइट साइड भी है ना, उन दोनों के उस एरिया में विंडो नहीं थी बेसिकली, बंद था। और उसके ठीक पीछे ना दरवाजा था, जो जहाँ से लोग अंदर अंदर आ रहे हैं, इमरजेंसी डोर नहीं, नॉर्मल वाला। ओके। तो बेसिकली जो आपने अपग्रेड किया हाँ, था वो आपने अपने नई वाली एयरलाइंस जो स्टाफ ने बुक करा था उसमें किया था आपने अपग्रेड? नहीं नहीं नहीं, जो मैंने बुक करी थी पुरानी तो वो तो बेसिकली उसमें अब नहीं उन्होंने ट्रैवल किया मेंशन ना नहीं आपने किया। उसमें? हाँ नहीं, तो बात ये है ना कि कंप्यूटर में उन्हें मेंशन करना चाहिए कि यहाँ पे विंडो नहीं है। आप चाहे राइट कहीं पे भी ओके। बैठ रहे हो, यहाँ उन्हें मेंशन करना चाहिए कि यहाँ पे विंडो नहीं है, बंद है ये एरिया। ऐसा मेंशन करना चाहिए, उनसे गलती भी है, बट वो बताते नहीं है। बट अगर मैं सॉरी इस बात पे अगर आपको मैं बोलूँ तो अगर चीज़ अपग्रेड हुई है तो कुछ तो उसमें बेनिफिट होगा ना कंपेयर टू स्टैंडर्ड सीट्स? नहीं नहीं, अपग्रेड नहीं, मैंने जब मैं टिकट बुक कर रहा था ना वेट जेट की यहाँ पे घर पे, ओके तो सीट सिलेक्शन के दौरान मैंने सेलेक्ट किया दरवाजे से एक आगे वाली, है ना, मतलब ओके, मैं विंग समझ तो गया। बहुत सो पीछे हो गए। मैं समझ गया अंकित भाई ये क्या इशू है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ एयर मतलब कुछ क्या मोस्टली एयरलाइंस में क्या होता है, मैं एग्जैक्टली समझ गया अभी क्या आप बात हो रही है। ये बेसिकली हम्म, आपकी सीट चूज़ करने के पैसे थे। मतलब कुछ जैसे आपको मालूम होगा वेब हाँ चेक इन जो 48 आवर्स पहले ओपन होता हाँ है, बट उससे भी एक प्रीवियस स्टेप होता है। जब आप बुक कर रहे होते हो तो वो आपके सामने पूरा चार्ट खोल देता है कि अभी आप पिक कर लो, मतलब हाँ आप प्रियोरिटी सबसे पहले आपको मिलेगी क्योंकि बाकी सारी जनता के लिए वो 48 घंटे पहले खुलेगा। बट जो पेड मेंबर्स हैं वो अभी ओके, डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहाँ बैठना है। तो आपने बेसिकली हाँ वो चीज़ सिलेक्ट करी है। तो मैं बाकियों को बताना चाहूँगा अंकित भाई, मेरे को नहीं मालूम कि आपने क्या रीज़न से किया था, बट जो ये लोग देख रहे हैं और उन्हें सीट के लिए दिक्कत लगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा जो पेड वाला होता है वो बहुत कम लोग होते हैं, मुश्किल से 5-7% करते होंगे। बाकी जैसी आपकी वेब चेक इन खुले 48 आवर्स पहले आप आराम से बिंदास करो, विंडो सीट, आइल सीट, बीच की सीट जो चाहिए वो मिल जाएगी अंकित भाई आपके लिए भी। नेक्स्ट टाइम आप करो, आप वेब चेक इन का वेट करो 48 घंटे पहले, फिर आप जो मर्जी पिक करो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि तब वो पेड होगी या वैसे नहीं, ही वो मिल जाएगी फ्री होती है। फ्लाइट मैं, के मैं टिकट में? आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, मतलब स्टार्टिंग के लिए आपको। हाँ तो पहले आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो अभी आपने किया वो हर एयरलाइंस में होता है और जब आप बुक कर रहे होते हो, मतलब मोस्टली एयरलाइंस में है ये चीज़ कि जब आप बुक कर रहे होते हो, टिकट बुक ओके। करते हो, आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा सीट सिलेक्शन। वो बताएगा कि इसके इतने हम्म, पैसे हैं। ऑफ कोर्स जो इमरजेंसी गेट्स के पास होती है उनमें आइल ज़्यादा होता है, और जो दूसरी सीट्स होती हैं जिनमें लेग रूम ज़्यादा होता है वो तो कैटेगरी हो गई। लेकिन एक जो फ्री वाली भी सीट है, जो जनरल वाली भी सीट है, उसके भी आपको पे करने पड़ते हैं क्योंकि आप ओके सीट ऑन स्पॉट मतलब अभी बुक कर रहे हो। मानो आज आज 1 तारीख है ओके। और आप फ्लाई कर रहे हो 10 तारीख को, बट हम्म, आप 1 तारीख को ही अपनी सीट चूज़ कर रहे हो तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके। क्योंकि ओके। कोई भी एयरलाइंस हो, सीट सिलेक्शन सिर्फ वेब चेक इन के दौरान होता है, और वेब चेक इन के दौरान जब होता है तो वो कम्प्लीटली फ्री होता है मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में। ठीक। जो बिल्कुल ही ख़राब ओके। मतलब सस्ती एयरलाइंस होंगी वो आपको उस टाइम भी पैसे मांगेंगी। तो उस टाइम आपको क्या ट्रिक करना चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ इनके फ्यूचर के लिए। मान लो अब आपने वेब चेक इन किया, वेब चेक इन में वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, आपने वेब चेक इन कर लिया लेकिन आप उसमें सीट सेलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो पे मांग रहा था।
लेकिन आपको मानो विंडो चाहिए या आइल हाँ। चाहिए, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा, या तो आप पैसा दो या आप नहीं दो। ठीक है, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया हम्म। तो दूसरा ऑप्शन, वेब चेक इन फिनिश करो। जब आप अपने काउंटर पे जाओगे उसको बोल दो कि मेरे को विंडो सीट चाहिए या मेरे को आइल सीट चाहिए, मोस्टली वो कर देते हैं क्योंकि ओके। उनके लिए बहुत इजी है। कोई 100 में कोई एक बंदा होता है, एक दो बंदे होते हैं जो नहीं करते हैं, वरना आप बोल दो कि मेरे पैर में दिक्कत है, मेरे को आइल सीट चाहिए, या रिक्वेस्ट कर लो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, वो कर देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये एयरलाइंस इस तरीके से थोड़ा, ये सारा सिस्टम इस तरीके से प्रोग्राम है कि मतलब लोग सोचते हैं अभी से मैं बुक कर लूँ, बाद में पता नहीं वो सीट चली जाएगी। ऐसा नहीं है। वेब चेक इन के हम्म। दौरान पूरा लेआउट खुल जाता है, पूरे प्लेन का लेआउट खुल जाता है। वो सब बता देगा क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या फ्री है, कौन सी ज़्यादा पैसों वाली है, कौन सी ज़्यादा आइल वाली है, कौन सी इमरजेंसी गेट के पास है। तो नेक्स्ट टाइम आप वेब चेक इन करो बिंदास। ठीक है। तो ओके अंकित ओके। भाई, आप इस टाइम मतलब आप पहुंच चुके वियतनाम, आपका जो एक्सपीरियंस रहा एक ऐसे बंदे का जिसने कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया, तो जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकले होगे, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इधर से चू 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 कोई बोर्ड लेके खड़ा है, कोई टैक्सी वाले, हॉर्न वाले, जैसे हमने देखा कोई भी आप एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो तो ये सारे लोग होते हैं। तो और आपके पास इंटरनेट से मतलब आपका ये पार्ट कैसा रहा कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो फर्स्ट स्टेप्स आपने क्या करे? क्या आपने पहले से सब कुछ आपने प्लान किया था कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरा इंटरनेट, या कौन सी टैक्सी लेनी है, बस लेनी है, वॉक करना है, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? ओके, तो हाँ, ट्रिप प्लानिंग के दौरान थोड़ा, वैसे तो मैं अनप्लान्ड ट्रैवलर हूँ। जनरली इंडिया में अनप्लान्ड करता था, ओके। नेपाल भूटान भी अनप्लान्ड टाइप था, बट क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया था तो मुझे ऐसा नहीं था कि बिना कुछ दिमाग में लिए चल दिए सीधे, नहीं। कुछ बेसिक रिसर्च की थी मैंने कि कौन सा सिम वहाँ पे अच्छा है, नेटवर्क कौन सा अच्छा है। और मैं दिल्ली से हो ची मिन सिटी जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने एयरपोर्ट का थोड़ा सा रिसर्च किया था कि कौन सी पब्लिक बस सिटी सेंटर जाती है। दूसरा, मैंने वहां पे एक्चुअली एयरपोर्ट के पास ही एक हॉस्टल बुक कर लिया था, क्योंकि फ्लाइट थी रात की, मुझे लगा कि मैं नींद में होऊंगा और फटाफट पहुंच के आराम करूंगा। तो अब जब फ्लाइट लैंड होती है तो सबसे पहले आता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पे वियतनाम के कुछ भी नहीं पूछते हैं, वो शक्ल देखते हैं, ओके। दूसरी चीज होती है करेंसी। तो करेंसी के मामले में इनिशियली मैं सोच रहा था कि अपने साथ डॉलर कैरी करूं। तो डॉलर के लिए मैं, ये थॉमस कुक नाम की वेबसाइट है, उसमें बुक करने वाला था, बट डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो गया मेरे से, जिस वजह से वो विंडो ही चली गई। मतलब अब मैं ओके। ऑर्डर भी नहीं कर सकता हूँ, तो वो विंडो चली गई। तो इसीलिए अगर आपको डॉलर लेने हैं तो थोड़ा जल्दी डिसीजन लीजिए। ऐसे नहीं कि आप आज ट्रैवल करना है तो 2 दिन पहले या एक दिन पहले सोच रहे हैं कि हाँ मैं इन वेबसाइट से ऑर्डर करूंगा, ऐसे करेक्ट। नहीं। एडवांस में कर दीजिए 10-15 दिन पहले, या कुछ और तरीका होगा डॉलर लेने का, वो ओके। मुझे आइडिया नहीं है, अभी पारस भाई बताएंगे। ओके। तो ये ठीक है। तो दूसरा काम, एयरपोर्ट पर उतरा, बैग अपना लिया। बैग जो है, मैं उसके बड़ी यात्रा मैं लंबा घूमने के चक्कर में था, तो सारा सामान मेरे पास था। तो ओके। बैकपैक, बेल्ट नंबर वो बता देते हैं पायलट्स एंड में, वहां पे बैकपैक आया। उसके बाद फिर सबसे पहला काम मैंने किया था सिम लेना। हाँ, सिम सिम के लिए अब कैश चाहिए, तो एयरपोर्ट में एक एटीएम मशीन भी थी, और मेरे पास था नियो ग्लोबल बाय डीसीबी बैंक, ये एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड समझ लीजिए, जिसपे बेसिकली जो मार्केट किया गया है कि इस पे कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं लगता है, बट इस पे चार्जेस लगते हैं। पर हर हर टाइम आप एटीएम से यूज करेंगे, एक तो उधर का एटीएम लेगा, मान लीजिए वियतनाम का जिस बैंक का एटीएम, वो अपना चार्ज काटेगा। दूसरा, करेक्ट। ये डीसीबी बैंक 100 रुपीज या एक सर्टेन अमाउंट है, कन्वर्जन आसपास ही चार्जेस। है वो। हाँ, वो आपके नहीं, वो यूसेज चार्ज काटेंगे, ओके। कन्वर्जन चार्ज नहीं। इसमें ओके। कन्वर्जन चार्ज नहीं काटेंगे, बस उनका मार्केटिंग लाइन है, लेकिन यूसेज चार्ज काटेंगे, है ना। और इसमें वेबसाइट देख लीजिएगा, इसमें 7 लाख तक की लिमिट है, मतलब 7 लाख तक आपने स्पेंड किए। ओके। जैसे ही 7 के ऊपर जाएंगे तो फिर तब सर्विस टैक्स भी पड़ता है। 7 लाख तक आपका पैसा रिटर्न आता है। जैसे मैंने एक बार फ्लाइट भी की थी इंटरनेशनल कुछ, तो वीजा या फ्लाइट के लिए पे किया था, तो उसमें इन्होंने 500 रुपये काटे थे, जो कि 10-12 दिन बाद वापस आ गए थे। ओके। तो वहां से मैंने कुछ पैसे कैश आउट किए, और आई थिंक $10 का वहां पे एक सिम लिया, अच्छा। जिसकी वैलिडिटी पूरे, हाँ, वहां पे वो कंपनीज आपसे पूछेंगे कितने दिन के लिए हो आप। तो मैंने कहा कि 28 दिन पूरा।
तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे को एक वहीं के लोकल सिम दे दिया था, और वहाँ पे सिम कार्ड के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, सीधे शक्ल देखी ये लीजिए सिम तो कार्ड। पासपोर्ट भी तो ये नहीं, सबसे पासपोर्ट भी नहीं पूछा? कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे याद है पासपोर्ट भी नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी नहीं। ये बड़ा अजीब सा सिस्टम लगा। अच्छा। इस बारे में ऑनलाइन पढ़ा है मैंने, लेकिन अगर आप जेन्युइन सिम लेने जा रहे हैं, वो एक्चुअली आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि ये प्री ओन्ड सिम होते हैं, जिसे ये कंटिन्यू करते रहते हैं, जो भी टेक्निक होगी इन लोगों तो की। सिम कार्ड मिला। ये आपने अंकित भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है मैं बाद में चीज़ भूल जाऊँ। आपने ये एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही जो रजिस्टर्ड काउंटर्स होते हैं सिम, वहाँ से लिया था? एयरपोर्ट के अंदर ही थे ये रजिस्टर्ड काउंटर। ओके, वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं लिया आपसे। तो मैं बेसिकली मतलब नहीं अपने लिया। ऑडियंस और अंकित भाई आपको भी बताना चाहूँगा, वैसे तो ये चीज़ एयरपोर्ट पे नहीं होती, जैसे आपने बोला प्री ओन वाली। वैसे तो ये चीज़ एयरपोर्ट पे नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर अंकित भाई बता रहे हैं कि ऐसी सिम है, तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे साथ में मैं ट्रैवल कर रहा था एक जर्मन ट्रैवलर के साथ। तो उसने एक सिम लिया, मैं वियतनाम की बात कर रहा हूँ, और भी जगह होती होंगी चीज़ें। तो जब उसने लिया, मतलब उसका इंटरनेट चला, ख़त्म हो गया। मतलब जो प्लान उसने लिया वो मुश्किल से 1-2 घंटे चला, फिर बंद हो गया, फिर चला, फिर बंद हो गया। फिर वो वापस गया, उसने बहसबाजी करी, उन लोगों ने दूसरी सिम दे दी। तो बेसिकली वो हो क्या रहा था, मानिए आपने कोई सिम ली और आप वापस दे के चले गए, तो वही घूम फिर के वो दूसरे कस्टमर को चिपका देंगे। तो ये भी एक तरीके का स्कैम है जो चलता है। बट मोस्टली तो मैं नहीं कह सकता एयरपोर्ट के अंदर ऐसा होता होगा, बट बाहर तो ऐसा होता है। और एक, हाँ ये हाँ हाँ, और सॉरी एक चीज़ मैं और आपको करेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। करेंसी के बारे में अंकित भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और ऑडियंस भी जो सुन रहे हैं, कि आप डॉलर्स, मतलब जो फेमस करेंसीज होती हैं जैसे कि आपके डॉलर, पॉन्ड्स, यूरो, अमेरिकन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये जो करेंसीज हैं ये हर जगह एक्सेप्टेड होती हैं। बट आप क्या कर सकते हो जब आप कुछ ऐसी कंट्रीज जा रहे हो जहाँ पे आप, फॉर एग्जांपल अंकित भाई आपने दिल्ली से ट्रैवल किया वियतनाम, तो आप दिल्ली से डायरेक्ट वियतनाम की करेंसी ले सकते थे रादर देन पहले डॉलर में, फिर डॉलर से वियतनामी डोंग में। इससे आप बचाते 2 बार का कन्वर्जन चार्ज, मतलब 1 बार एक्स्ट्रा का कन्वर्जन चार्ज बचाते आप। तो अभी आपने क्या किया होगा, आपने पहले अमेरिकन डॉलर्स लिया होगा, या जो भी डॉलर्स लिया होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लिया होगा, वो आपने वहाँ पे उसमें पैसे एक्स्ट्रा दिए, जो भी 1000-2000 आपने दिए होंगे कन्वर्जन चार्जेस। उसके बाद आपने जब डॉलर से वियतनाम डोंग में वापस कराया होगा, फिर आपने दिया होगा। तो ये पैसा बचा सकते हो दोस्तों, आप डायरेक्ट इंडियन करेंसी से आप वियतनाम डोंग में करा सकते हो। और वियतनाम ऐसा नहीं है, जो बहुत फेमस टूरिज़म डेस्टिनेशन है, ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बहुत लोग जा रहे हैं, तो मार्केट में इसकी करेंसी है। हम हमारे पास मतलब ये हमें कब चाहिए होते हैं, बेसिकली मैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ। हम जा रहे हैं कोई ऐसी कंट्रीज जिसके नोट्स अवेलेबल नहीं है। मान लो आप, वियतनाम की बात करता हूँ, मानो आप वियतनाम जा रहे हो और आपने हर जगह ट्राई कर लिया, दिल्ली के अंदर वियतनाम के पैसे किसी के पास नहीं है, वियतनाम डोंग नहीं है। जब आप जा सकते हो डॉलर्स, पॉन्ड्स, यूरो, ये सारी करेंसी पे, ताकि जब आप वियतनाम पहुंचोगे आप आराम से एक्सचेंज करा लो। बट अगर आपको डायरेक्ट वियतनाम डोंग मिल रहा है तो आपको डॉलर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके। आप तो पैसे ये बचा सकते हो यहाँ पे। तो ये मिलते कहाँ से है मतलब? मतलब ओके, अभी जैसे आपने शायद कौन सी वेबसाइट की बात करी थी? थॉमस थॉमस कुक, कुक। थॉमस कुक, ओके। जैसे और भी ट्रैवल कंपनीज़ हैं, मेरे को अभी 1-2 के नाम याद नहीं आ रहे, बट मैं उन कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सप्लायर्स की। हर मार्केट के अंदर, मतलब दिल्ली जैसे कि, मतलब दिल्ली के अंदर सप्लायर्स भरे पड़े हैं। पहाड़गंज इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ पे आपके लोकल वेंडर्स हैं, जो बिना बिल के आपको जितने पैसे चाहिए जो मर्जी आप एक्सचेंज करा लो। पहाड़गंज एक टूरिस्टिक एरिया है दिल्ली के अंदर, वो जितने मर्जी आप करेंसी एक्सचेंज करा लो, मोस्ट ऑफ द करेंसी वहाँ पे अवेलेबल होती है ऑन ऑन एनी टाइम। बट उसके अलावा जो आपको और थोड़ा सा अच्छा रेट दे सकते हैं, बट मेक श्योर आप अपने घर से निकलने से पहले 10-20 जगह फ़ोन कर लो, जो भी आपको अच्छा रेट दे रहा है पॉइंट में ऊपर नीचे, और आपके घर के आसपास हो, जहाँ पे आप ऑफकोर्स 10 रुपये बचाने के लिए 50 रुपये का भी पेट्रोल आप नहीं दोगे। तो सारी जगह फ़ोन कर लो, 10-20 जगह, जो आपको बेस्ट लगे आप वहाँ पे जाओ, और वहाँ सारी चीज़ आप घर से निकलने से पहले पूछ लो, क्या प्राइस है, कितनी करेंसी है, सब कुछ ओके रहे। और कुछ कुछ एक्सचेंज वाले जो अच्छे होते हैं वो थोड़ा चार्ज लेते हैं और आपके घर पे भी डिलीवर कराते हैं। बट आप आराम से इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स नियर बाय, तो आपको शो करेगा।
फ़ोन करो, बात करो, तो ये डॉलर वॉलर की टेंशन नहीं। ओके ओके। तो ये आपके मतलब नेक्स्ट कंट्री के लिए मतलब काम करेगा। अब जैसे मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने मतलब एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री जा रहा था, तो आई थिंक मैं था, आई थिंक मैं ताइवान में था, नहीं ताइवान से पहले, सॉरी, आई थिंक मैं जापान में था। जापान। जापान में था। तो जापान के अंदर मैंने क्या किया, मैंने अगली 3-4 कंट्रीज़ की, वो एक बड़ा एक्सचेंज सेंटर था। ओके। तो उनमें मतलब सारी मेन मेन मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो फेमस फेमस कंट्रीज़ हैं उनके तो पैसे आपको मिलेंगे। तो अब आप उस मैंने क्या किया, अगली 3-4 कंट्रीज़ के पैसे को एक साथ उठा लिया। मतलब जैसे मैं मेरे को हम्म। मालूम था मैं ताइवान जा रहा हूँ, ताइवान के बाद मैं मुझे याद नहीं मैं कौन सी कंट्री गया था, आई थिंक मैं फ़िलीपींस गया था। उसके बाद मेरे को एक कंट्री और था, इंडोनेशिया भी, हाँ मैं उसके बाद गया था। तो मैंने इन सारी जगह के पैसे एक साथ उठा लिए थे। मतलब हम्म। जैपनीज़ करेंसी दी मैंने। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था जिसमें जैपनीज मतलब इंडोनेशिया फ़िलीपींस का मेरे कार्ड पे नहीं था। तो जिन लोगों के कार्ड, कल को आप कोई दूसरा कार्ड लो और उस पर वो करेंसी ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो करेंसी अवेलेबल है और आप उस कंट्री में हो, पहले तो आप वो पैसा विड्रॉ करो। जैसे मैंने जापान में रह के जैपनीज़ करेंसी विड्रॉ करी और उस जैपनीज़ से डायरेक्ट ताइवान, इंडोनेशिया, फ़िलीपीन के करेंसी ले ली। तो मैं मतलब टेंशन ओके फ्री हो गया। और डॉलर यूरोज हमेशा मैं एज अ बैकअप रखता था कि ओके। इमरजेंसी है तो वो तो इट्स लाइक आ गोल्ड, कि कोई भी आपको बदल के देगा। ठीक है। तो ठीक। अंकित भाई फिर मतलब आप पहुँचे वियतनाम, आपका कितने टाइम आप वहाँ पे रहे और आपने क्या क्या देखा वहाँ पे वियतनाम में? अच्छा, एक्चुअली मैं वहाँ 28 दिन रहा। और अच्छा। मैंने पूरा साउथ से लेकर, मतलब पूरा तो नहीं कहेंगे, 28 दिन बहुत कम होता है। साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ मैंने यात्रा की। अभी इससे पहले एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस जो था वो खत्म नहीं हुआ था, मतलब अच्छा। ओके। सिम लेने के बाद। हाँ, सिम लेने के बाद बेसिकली वहां पे टैक्सी टुक्सी वालों ने ऐसा घेरा नहीं। मतलब जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशन पे हो सकता है कि बहुत सारे आ गए, प्रेशराइज करने लगे मेरे साथ, चलो ये चलो वो ओके चलो। ओके ओके ओके। ऐसा मैं एक बार गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी में हुआ था। तो गुवाहाटी में मेरे को मतलब टाइमिंग भी मैटर करती है। मैं सुबह सुबह पहुंचा था, तो सुबह इतना पैनिक सिचुएशन होती नहीं है। गुवाहाटी में पहुंचा था रात के टाइम, तो उस समय तो मेरे पे मजबूरी थी कि कौन सा चूज करूं। तो हाँ, कुछ नहीं हुआ, सिंपल मैंने रोड क्रॉस की, वहां पे एक बस थी। वहां पे उन्होंने कुछ मेरे को समझाया, और उधर ही मैंने पहली बार गूगल ट्रांसलेट यूज करना सीखा कि अच्छा। कैसा होता है। ओके। तो फिर अपने हॉस्टल तक मैं पैदल ही गया, क्योंकि वो बहुत पास था। तो ये अच्छा। था पहुंचने का एक्सपीरियंस। हाँ जी। जहाँ पे मतलब फिर मैं एक दिन रुका, फिर नेक्स्ट डे मैं सिटी सेंटर की तरफ मूव करा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा सिटी सेंटर से बाहर की लाइफ देखनी है तो ओके है। मतलब पहले दिन ही मैं कोर उसमें एरिया में उतर गया था, जहाँ पे टूरिस्ट इतने होते नहीं है। वहां पे जो फूड था, ओके। ओके ओके, तो वहां पे फूड जो था बिल्कुल हार्ड कोर, ये वियतनामीज फूड था। लकीली हॉस्टल में मेरे साथ एक लोकल वियतनामीज थे, उनके साथ मैं मिल गया, और वो उन्होंने उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती थी, जिस से मैं समझा पाया कि मुझे वैसे खाना चाहिए, थोड़ा वेजिटेरियन वाला। हालांकि मैं नॉन वेज भी खा सकता हूँ, ओके। बट वेजिटेरियन, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट डे में कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था अपने साथ बड़ा। ओके। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो अंकित भाई और ऑडियंस भी जो सुन रहे हैं, मैं मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँगा। मैं हर जगह मतलब सिटी सेंटर में ही जाता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, मतलब मैं चेक भी करता हूँ ऑफ कोर्स, कि सिटी सेंटर में आप एक बार पहुँच जाओगे तो वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें वॉकेबल होगी, या फिर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ से मतलब आपके हॉस्टल से निकल के एक आध मिनट पे जा रहा होगा। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब थोड़ा सा हम पैसा बचाने के लिए हम सोचते हैं कि बाहर की तरफ रुके, बट हमें हमें हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए फिर मतलब दूर दूर जाना पड़ता है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये देखो अंकित भाई, आप भी नेक्स्ट ट्रैवल करोगे तो, कि फॉर एग्जांपल किसी नई सिटी में 3-4 जगह जो जो आपको देखनी है, मोटा मोटा जो फेमस फेमस है। मतलब ऑफ कोर्स आप छोटी मोटी चीज़ें तो नहीं देख पाओगे, जो मेन मेन आपका मस्त ही है वो आपने देखा। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ से सिटी सेंटर कितना पास है। मोस्टली सिटी सेंटर के पास ही सारी चीज़ें होती हैं, तो
आप उस हिसाब से वो जगह पे जाके रुक जाओ। फिर आप क्या है, वॉक करके भी जा सकते हो और कैसे भी जा सकते हो। और क्या होता है, कभी कभी आप जब थोड़ा बाहर आ जाते हो, बाहर के एरिया में रुकते हो, तो मालूम पड़ता है कि मेट्रो स्टेशन बहुत दूर है, सबवे बहुत दूर है, बस स्टेशन बहुत दूर है। फिर लोग उसमें पैसे देते हैं सबवे तक पहुंचने के लिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ये शायद मैंने भी एक दो बार जगह पे किया है कि आप मतलब उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे दे रहे हो। तो यही होता है। तो आप जब हॉस्टल में पहुंचे अंकित भाई, तो आपने हॉस्टल पहले से ही बुक कर लिया था जैसे आपने बताया था booking.com पे? हाँ, वो एक हो क्योंकि वीजा के लिए वो मांगते हैं कि आप कहाँ रुकेंगे। अच्छा। उस दौरान मैंने क्योंकि मेरी फ्लाइट रात की थी, तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि मतलब मैं थका हुआ होऊंगा और ज्यादा दूर मैं जा नहीं पाऊंगा। जो कहा जाए तो शायद सही डिसीजन था, क्योंकि करेक्ट। जनरली जो हॉस्टल्स होते हैं वो 12 या 2 बजे आपको चेक चेक इन इन। करने देंगे। करेक्ट। तो उस वो क्योंकि होटल था और थोड़ा आउटसाइड ऑफ सिटी सेंटर था, तो वहां वो बेसिकली खाली था। ओके। तो खाली था इसलिए उन्होंने कहा आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो ओके। तो मैं 8 बजे जैसे ही पहुंचा वहां, मैं आराम से थोड़ा बहुत खाना खाया था मैंने बाहर। खाना 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 ढूंढना भी एक स्ट्रगल था शुरू में अपने लिए कि मतलब क्या है ये बान मी, और पहले तो नाम समझ नहीं आ रहे थे। तो इसलिए इस पे एक और पॉइंट ऐड हो जाता है कि अगर आप जा रहे हैं ऐसे किसी कंट्री, तो एक बार ना लिस्ट तैयार कर लीजिए खाने की। वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन डिशेस की, ताकि आप इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पे पहुंच के ना ऑलरेडी ट्रैवल करके मेरी नींद खराब थी, मैं प्लेन में सो नहीं पाया था पूरी करेक्ट। रात भर। तो नींद ऑलरेडी खराब है, उस पे मेरे को दिमाग लड़ाना है अब कि नेक्स्ट लैंग्वेज में वो बोल क्या रहे हैं, ये वेजिटेरियन है नॉन वेज है। क्योंकि करेक्ट। अभी जैसे किसी का ये हमारा ऐसा होता है काऊ नहीं खानी, बीफ नहीं खानी है, रिलीजियस बिलीफ है, किसी का पोर्क नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ करेक्ट। हो सकता है। तो ये जो जो सब खाता है वो तो चिल मारो, आंख बंद करके दे दो जो भी है। अच्छा। लेकिन अपने साथ थोड़ा है, वेजिटेरियन है तो फिर आपका ये भी होगा यार कि मांस तो बिल्कुल नहीं खाना है, ये सब ना। तो अंकित तो भाई, आप उस आप हिसाब से उनको मतलब जो जहाँ से भी आपने खाना खाया या आप जहाँ भी गए, तो आप मतलब बातचीत आराम से हो पा रही थी या कम्युनिकेशन गैप था? आप ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे थे या किसी की हेल्प ले रहे थे बात करने में या कुछ मांगने में? तो वो थोड़ा बताएंगे आप? ट्रांसलेटर और साइन लैंग्वेज। तो ट्रांसलेटर भी मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि पहली बार यूज कर रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आता कभी ये ट्रांसलेट करेगा। मैं जब तक उनको दिखा रहा हूँ कि आप बोलो, तब तक कुछ और वहां पे हो जा रहा है। करेक्ट। तो साइन लैंग्वेज जैसे ये, फिर मैं उसने बोलता वेजिटेरियन, तो ऐसा करके बेसिकली मिल गया था खाना। हल्का फुल्का खाना था, कोई हार्ड कोर नहीं। बन मी था, बन माई बोलते हैं, ये ब्रेड बन उसका में होता बन है। में। ब्रेड होता है ना ये बन यस। मी। यस। इसके अंदर आप या तो सब्जी भरवा लो, चिकन भरवा लो, या ऑमलेट भरवा लो, जो भी अपने हिसाब से। ओके। ओके। तो अंकित भाई, जैसे कि आप मतलब अपना हॉस्टल में रुके, तो हॉस्टल आप थोड़ा समझाएंगे मतलब कि एक्चुअली में हॉस्टल क्या होता है? बहुत से लोग मतलब यहाँ पे मतलब आप और लोगों के साथ रुकते हो, राइट? और बंक बेड्स की तरह होता है। तो अंकित भाई, ये सेफ होता है या मतलब कोई जैसे अकेले जा रहा है, कोई चुरा ले सामान या कुछ भी मतलब गलत हादसा हो जाए इतने लोगों के बीच, हम किसी को क्या बोलेंगे, मतलब 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, या आपके पास सामान कुछ निकाल ले, कोई आपका पासपोर्ट चोरी कर ले, पैसे चोरी कर ले, या कोई भी, तो आपको लगता है कि हॉस्टल्स में रुकना सेफ़ है या किसी को होटल में रुकना चाहिए? ऑफ कोर्स होटल और हॉस्टल के प्राइस में आप बता पाएंगे कितना फ़र्क होता है, बट क्या दिक्कत नहीं होता हॉस्टल में रुकना प्राइवेसी को देखते हुए? हाँ देखिए, वैसे तो अभी तक जितने भी ट्रैवल किए हैं मैंने, 90% ऑफ द टाइम हॉस्टल ही लिए। जहाँ पे हॉस्टल नहीं था वहाँ पे होटल। अब रही बात इसकी, है एक कंसर्न तो है, जेन्युइन कंसर्न है। जहाँ पे क्योंकि मैं बताता हूँ आगे जर्नी में क्या होता है। हाँ, हनोई में, कैपिटल सिटी में, मेरे को थोड़ा सा, जिस हॉस्टल में रुका था, आप भी रुके हुए थे उस हॉस्टल में, तो अच्छा। उधर यस। रात को एक बंदा, हाँ बंदा आ रखा है, मतलब बैठा हुआ है उसमें। तो मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ ये अंधेरे में कौन बैठा है, वो फोन ब्राउज कर रहा होता है बेसिकली। अब हम में से एक होगा या जो भी होगा। फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ, एंड मैं वॉशरूम की लाइट जब बंद कर देता हूँ, वो मतलब ऐसा लगता है मुझे कि रूडली चले गया है। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार कि ये बंदा अपने, क्योंकि ये वियतनाम में बहुत सारे हॉस्टल जो थे उनका की कार्ड होता है, राइट? हम्म। तो मेन जो दरवाजा खुलेगा वो आपके ही की कार्ड से खुलेगा। तो अब दूसरी चीज है, हॉस्टल में बंक बेड है, तो हमको ना हर बंक बेड के साथ एक लॉकर भी मिलता है। अब कई हॉस्टल में है जो पुअरली मैनेज, उनमें ताला नहीं होगा, जो दिक्कत ज़्यादा होगी। सस्ते कुछ होंगे ढंग के बेसिकली। ओके। हाँ कुछ ढंग के होंगे, आपको की कू सब देंगे। तो जैसे एक
एक होचिमिन सिटी में मैं मेरे को हॉस्टल मिला था, उसमें आप लॉकर इतना बड़ा था कि मेरा जो फुल बैकपैक है 90 लीटर का, वो पूरा उसके अंदर घुस गया था, इतना सही वो लॉकर था। ओके। तो अब सेम कई हॉस्टल मुझे मिले जिसमें इतना पिद्दी सा उन्होंने लॉकर दे रखा था, जिसमें खाली आप फोन डालोगे अपना और पासपोर्ट और थोड़ा सा कुछ ही, बाकी कपड़े तो आपके कोई हद ही चोरी करेगा कपड़े जूते, बेसिकली जिसका इंटेंशन होगा चोरी करने का वो फिर ट्रैवलर तो नहीं होगा कतई, या वो हो सकता है कोई उसी इंटेंशन से आके प्लानिंग करके आया हो, वो फिर सबकी करेगा, एक सर्टेनली मेरी नहीं करेगा। ओके ओके। बट है थोड़ा रिस्क तो है, तो बाकी आपको अगल बगल देखना है। हाँ। तो अंकित भाई, जैसे आप मतलब आपने बताया आप 28 दिन के लिए गए थे, तो 28 दिन में तो मैं समझता हूँ आपका काफ़ी खर्चा हो गया होगा। तो मतलब आपने क्या सेविंग्स करी थी, या आप रिमोटली जॉब कर रहे थे इस टाइम पे? तो कितना आपका ओवरऑल खर्चा हुआ, आप अपना मतलब कैसे आप एक रोज़ का आप खर्चा बांध के चल रहे थे? ऑफ कोर्स आप भी एक, आई डोंट नो कि फ्री हैंड था या एक लिमिट थी आपके पास, बट टारगेट आपका भी रहता होगा कि ये क्रॉस ना हो ये अमाउंट, या मान लो 2,000 रुपये रोज़ का या 5,000 रुपये रोज़ का। तो ये आपने कैलकुलेशन, आप कितना एक एवरेज, अगर कोई बंदा वियतनाम जा रहा है दिल्ली से, कोई वियतनाम जा रहा है, मैं वही सेम 25-30 दिन की बात करूँ, तो वो पर डे कितना खर्चा, अदर देन फ्लाइट और वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, तो पर डे कितना वो खर्चा एक एवरेज पकड़ के चल सकता है? देखिए, जब मैं गया था उस दौरान हॉस्टल सबसे पहले स्टे का खर्चा हो रहा था 350 से लेकर 550 तक, राइट। ओके तो जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 350 से 400 के बीच स्टे के लिए दिया। ओके। फूड का फूड का शुरू में तो मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि मेरे को ढूंढना आया नहीं। मैं सिटी सेंटर में जब था तो मैं जहां भी जा रहा हूँ वहां खाना मतलब 300 रुपए का एक टाइम का खाना हो रहा है। तो क्योंकि टूरिस्टी लोकेशन थी तो महंगा तो पड़ना ही था। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली मैं थोड़ा परेशान हो गया था, ये चल क्या रहा है यार, ये खाना ही इतना महंगा। फिर भी आप लगाओ चलो 400, एक टाइम का खाना 300, ठीक है। फिर बाद में मैं थोड़ा बाहर बाहर गया तो मेरे को 50, 60 या 70 में फुल पेट खाना मिल जा रहा था। तो बेसिकली अगर आप बहुत ही हद बजट में, तो मेरा मानना है 1500 में कंफर्टेबली कर लेंगे। हालांकि मेरा जो बजट खुद का बाद में मैंने कैलकुलेट किया, 28 दिन में मेरे वियतनाम के अंदर 60,000 स्पेंड हुए थे, जिसमें मैं लोकल बसेस मैं नहीं ले रहा था, जिसमें ग्रैब कर रहा था। ग्रैब एक प्राइवेट मोटर व्हीकल या कार हो गई। हालांकि मैं मोटर टैक्सी यूज कर रहा था, जो कि जहाँ पे एक नॉर्मल पब्लिक बस 20 रुपए में मुझे ले जा सकती थी, वहां पे मैं बेसिकली 50-60 रुपए दे रहा हूँ एक बाइक टैक्सी वाले को। तो वो अंकित, इनिशियली मैंने अच्छा, हाँ। तो अंकित भाई, आपने जैसे आप ये ग्रैब बता रहे हो, तो ये आपने ग्रैब के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? क्या आप पहले से पढ़ के गए थे, या आपने लोगों के व्लॉग्स देखे थे, या वहाँ जाके पहुँचे तो आपको लोगों ने बताया? नहीं, ये मैंने पहले से ही इनिशियल जो रिसर्च की थी। अभी जैसे ये मेरा फॉर्मूला है, जब भी जैसा बताया मैंने, किसी नई कंट्री का फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, चलो रशिया देखते हैं। मान ओके। लीजिए आ रहा था मेरे दिमाग में, चलिए रशिया देखते हैं। सबसे पहले फ्लाइट टिकट्स, ओके फ्लाइट टिकट अगर अपनी रेंज में है तो आना जाना दोनों ठीक है, डन। नेक्स्ट स्टेप booking.com पे जाके उसके होटल रेट, उस हॉस्टल प्राइसेस उस मंथ के लिए। फिर तीसरा, जब वो भी फाइनल हो गया तो अब ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इस वियतनाम जर्नी में मैंने लोकल बसेस का रिसर्च नहीं किया था, तो मैंने इसलिए मुझे इतना थोड़ा महंगा पड़ गया। अगली बार इसमें मैं सबसे पहले काम ये करूंगा कि लोकल ट्रांसपोर्ट को अच्छे से रिसर्च रखूंगा, ओके कि ओके। क्योंकि जब पैसे बच सकते हैं, बेसिकली मेरा ट्रैवल का एम होता है लोगों से बातचीत करना, लोगों को जानना। अगर मैं लोकल ही ट्रांसपोर्ट को स्किप कर रहा हूँ तो मैं फिर लोकल को कैसे जानूंगा? तो सही दूसरा, बात। इसमें पैसे भी बचत हो जाती है ना। तो अंकित भाई, मतलब कई बार ऐसा भी हुआ होगा, जैसे आपने लोकल की बात किया, और हमें याद है कि हमने भी शायद एक जगह पे हमने ट्रैवल किया था शायद एक दिन के लिए, या थोड़े थोड़े मतलब आधे दिन के लिए। तो चलो, हम तो दोनों इंडियंस थे और दोनों सेम दिल्ली से थे। बट अंकित भाई, अगर आप जैसे किसी एक नए बंदे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कोई किसी कंट्री का है, कोई किसी का क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टोरी है, हमें नहीं मालूम। हम जब मिलते हैं हॉस्टल में जाते हैं, किसी नए बंदे से मिलते हैं, जो वो बताता है हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, और मुश्किल से 5-10 मिनट में हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा दोनों का इंटरेस्ट सेम है, हम बात कर रहे हैं, घूमने साथ जा रहे हैं। तो अंकित भाई, आपने भी क्या मतलब किसी के साथ ट्रैवल किया है ऐसे?
तो आप उसके बारे में मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहोगे कि आपको कहीं किसी स्टेज पे डर लगा, या मतलब अगर ऑफ कोर्स आपने ट्रैवल किया, नहीं किया तो बात ही नहीं, बट अगर ट्रैवल किया है तो क्या डर लगा आपको, या कुछ मतलब आपका अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस, क्या लोगों को ऐसे दोस्त बनाने चाहिए राह चलते, या मतलब नहीं अपना सिक्योर रहना चाहिए, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये, हाँ तो बेसिकली हॉस्टल में मैं रुकता हूँ, तो मेरा माइंड सेट होता है और लोगों को जानना। तो अभी खराब इंसिडेंट तो ऐसा कुछ वियतनाम में हुआ नहीं, बट एक पुराना इंसिडेंट था नेपाल में, प्लस मैंने एक ट्रैवलर की बुक भी पढ़ी थी। तो जैसे सबसे पहले तो हॉस्टल में गए, कॉमन रूम होता है, नहीं भी होता है, कई जगह नहीं होता है। इस टाइम वियतनाम में होचिमिन सिटी में कॉमन रूम नहीं था, तो मैं उतना लोगों से कांटेक्ट कनेक्ट हो नहीं पाया, एक दो ही लोग थे। बाकी लोकल से कनेक्ट करने के लिए काउच सर्फिंग ऐप है, वो अभी आगे खिसकाते हैं, अभी क्वेश्चन जो है उस पर रहूंगा। तो न्यात्रांग में एक उनका रूफ टॉप बार था, जहाँ पे मेरी लोगों से हो गई दोस्ती। अच्छा। बेसिकली रूम में ही हो गई थी। रूम में क्या होता है कि मैं जब एंटर करता हूँ तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है, एक रशियन ग्रुप था। तो रशियन थोड़ा सा मतलब स्माइल नहीं करते हैं, मैं सबको ग्रीट व्रीट कर देता हूँ पहले खुद से ही, हेलो हाय आई एम दिस एंड दैट, ओके। है ना। तो तो अगर अगला बंदा स्माइल नहीं कर रहा है तो मैं समझ जाता हूँ ठीक है भाई, थोड़ा दूर ही रहते हैं। ओके। आपको फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, ये नहीं अच्छा। चाहते हैं कि हम आपको उनको डिस्टर्ब करेंगे सपोज। और राइट, तो जब रशियन चले गए तो कोने पे एक और लड़का होता है, तो उसको भी मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ हेलो। बहुत ऑकवर्डनेस सी हो रही थी ना, मैं यार ये बंदा भी चुप है भयंकर, ये हम यहाँ क्या करने आए, चुप होने थोड़ी ना आए, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, बातचीत करने आए। तो वही, फिर मैं उससे पूछता हूँ आप भी रशिया से? तो वो अमेरिकन होता है जिसने इंडिया को 6 महीने घूमा होता है। तो वो मुझे रूफ टॉप बार में ले आता है, वहाँ और बंदे आ जाते हैं बिल्कुल कूल, जैसे एक इंग्लैंड का भाई था, एक अपना बेंगलोर का भाई भी था। तो जैसे आप मिले, अगर देखो आपकी वाइब है या आपका दिख जाता है इंसान में यार कि आप इंटरेस्टेड हो बात करने के लिए, सही मैं बात है। आपसे हाय हेलो बोलूंगा, आप भी मेरे से हाय हेलो करेंगे। अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे आप लोग, हाँ हाँ ठीक है। वो आप अपना एक इंसिडेंट बता देना, आपका भी इंसिडेंट था एक, आपने ओके। बताया था, अभी ऑडियंस को बताना। तो अब हम बैठे हैं, अब मेरे को क्या मतलब, आपसे आपसे मैं पूछूंगा आप कहाँ के हैं, आप एक इनिशियल पूछ लूंगा हाँ आप क्या करते हैं, लेकिन मेरे को ये मतलब नहीं होगा ना यार कि आप कितना कमाते हो, जबरदस्ती मैं आपके फाइनेंस में घुसूंगा, इतना तो कोई नहीं घुसेगा। मैं जितने भी ट्रैवलर मिले हैं जेन्युइन लोग, वो उसको क्या मतलब आप 1,000 रुपए कमाते हो, एक वो लाख पर्सनल कमाते लाइफ हो, में नहीं बस ये है घुसेंगे कि आप। हाँ भाई आप इन, नहीं घुसता है ना। अब मेरे को क्या मतलब यार आपकी, बस यही है कि हाँ मैं आपके कल्चर का पूछ लूंगा यार, आपके दिल्ली में क्या मस्त है, या वियतनामीज होगा हाँ भाई यहाँ लोकल क्या खाना मिलता है, या आप मेरे को पूछ लोगे यहाँ इधर उत्तराखंड में क्या फेमस है ना। ये एज अ ट्रैवलर बात होती है, ये थोड़ी ना यार अंकित भाई आप मतलब सोर्स ऑफ इनकम, हाँ जॉब है या ऑनलाइन मैं काम मोटा करता मोटा हूँ, बेसिकली, इतने। मतलब आप ट्रेवलर्स के साथ सिर्फ आप हॉस्टल्स में ही रहे थे, या आप मतलब आपने उनके साथ बाहर भी ट्रैवल किया था? हाँ मैंने बाहर भी किया था, मतलब जैसे हॉस्टल में लोग मिलते जा रहे थे तो उनसे बातचीत हो रही थी, फिर मैं पूछ रहा था आपके क्या प्लान्स है कल, या जो भी, सपोज जैसे स्नॉर्कलिंग के लिए गया मैं, तो स्नॉर्कलिंग मैंने हॉस्टल से बुक की, उसके यही चीज मैंने दो और दोस्तों को बताई वहीं पे, लोकल लोग, वो भी लोकल मतलब दूसरे ट्रैवलर्स को, वो भी इंटरेस्टेड है, उन्होंने बुक कर दिया और हम तीनों मिलके अगले दिन स्नॉर्कल करने चले गए। उसके अलावा आ, एक मेरे को जर्मन ट्रैवलर मिली थी जो मतलब हॉस्टल में, सेम हॉस्टल में सुबह सुबह आ रही थी, तो सेम उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बातचीत करी हमने, हमें लगा ठीक है यार, मैंने पूछता हूँ सबसे कि अगर आप ओके हो तो, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं यार, मैं जैसे एक दो बंदे ऐसे मिले थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम अकेले भी घूमना चाहते हैं। तो आप पूछ लो क्या आप कंफर्टेबल हो कि अगर मैं इस प्लान के लिए आपके साथ ज्वाइन कर लूं, ओके है तो ओके, नहीं भी तो ओके है तो यार हम तो अकेले तो निकले थे ये ना। आपने मतलब कुछ मतलब जस्ट टू मेक फ्रेंड्स, या फिर मतलब किसी पार्ट पे आपकी एक्सपेंस भी शेयर हो जाएगा, मतलब क्या इंटेंशन थी आपकी उन लोगों से, उन लोगों को अप्रोच करने की? यार मेरी इंटेंशन तो ये थी कि एक दोस्त मिल जाएगा बेसिकली। अच्छा। और हाँ ये एक्सपेंस वाला भी है, जैसे ये मेरा हुआ था आ, कौन सा था, नीन बिन में एक जर्मन ट्रैवलर आई थी, तो उसका भी सेम, मेरे को नीन बिन का कुछ आइडिया नहीं था कहाँ घूमने की लोकेशन है क्या है, उसको सारा पता था। बट फिर हम हमारा एक्सपेंस शेयर हुआ, स्कूटी से रेंटेड स्कूटी हमने की। अगर मान लीजिए मैं अपने लिए अलग से लेता, वो अपने लिए अलग से लेती, तो उसका इतना ज्यादा पैसा, मतलब एक ही जगह जा रहे हैं दोनों और एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो
हमारा खर्चा बढ़ गया बेसिकली। ओके, तो आपने मतलब पूरे 28 दिन आपने वियतनाम में रहे, तो आप जब पूरी मतलब पहला पॉइंट क्या होगा, आखिरी पॉइंट क्या होगा, क्या आपने मतलब सेम जगह पे आपका अराइवल और डिपार्चर था, या आपका अलग अलग शहर, मतलब एक जगह पे आप पहुँचे और दूसरी जगह से आप आउट हुए, ऐसा था? अलग अलग, मैं मेरा अराइवल था हो ची मिन सिटी में और डिपार्चर था ऊपर नॉर्थ से, हानोई कैपिटल सिटी तो से। ये चीज़ आप पहले घर तो से मतलब आपका प्लान था कि मैं यहाँ पहुँचूंगा और हाँ यहाँ से आउट, और उसके बीच की जर्नी भी आपने हाँ प्लान कर रखी थी पहले, या जाके डिसाइड किया? हाँ, मतलब नहीं नहीं, मोटे मोटे एक आउटलाइन बना दी थी, ओके ये ओके, यहाँ शहर। थोड़ा ना इसमें देख लिया कि यहाँ पे क्या है घूमने का, इंटरेस्टिंग है भी कि नहीं है। अच्छा तो अच्छा ऐसे अच्छा। से मोटी मोटी एक आउटलाइन थी बेसिकली। ओके, कि ऐसे नीचे से ऊपर जाता हुआ मैं वहाँ से आउट हो जाऊँगा। ओके ओके। हाँ तो ओवरऑल आपका अंकित भाई मतलब वियतनाम टूर कैसा रहा? जो मतलब लोग अभी बहुत से लोग सोचते हैं, मतलब स्टिल लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे को मालूम है दो चार लोग जो बोलते हैं कि यार वियतनाम कौन जाता है, कुछ बोलते हैं गरीबों वाला देश है, कुछ बोलते हैं कि यार को खाने पीने को कुछ नहीं है, मतलब खाना पीना, कुछ लोग जीते हैं खाने पीने के लिए बेसिकली, कि खाना अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, कुछ तो कुछ होना चाहिए, मतलब हर किसी की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे वियतनाम को लेके, क्या लोगों को जाना चाहिए, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखो, ये तो मेरा मानना है कि यार आप ट्रैवलर हो तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करो। वियतनाम बाहर से चाहे जैसा भी हम बोल लें, बट वो बहुत बढ़िया जगह है। पूरा उनका हाईवे मैंने देखा, इतना चकाचक हाईवे था, कहीं एक गड्ढा नहीं मिला मेरे को। पूरा नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाते कुछ ऐसा नहीं लगा मेरे को कि भाई ये मतलब इंडिया से अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं लगा। उल्टा मेरे को लगा कि भाई ये तो हाईली डेवलप्ड टाइप लग रहा है। और दूसरा एक्सपीरियंस है यार, मान लीजिए ऐसी थोड़ा बहुत थिंकिंग मेरी भी है। जैसे मैं सोच रहा था बांग्लादेश जाऊं ना जाऊं, बट वो एक एज अ ट्रैवलर पर्सपेक्टिव देखूं तो यार वो एक्सपीरियंस है ना। हाँ, एक्सपीरियंस बांग्लादेश में है। अगर भीड़ भाड़ है तो उसमें भी अलग मजा है। अब अभी मैं जैसे यहाँ हूँ, मैं खुद ही बोलता हूँ यार दिल्ली में तो भयंकर मेट्रो में बहुत भीड़ है। एक्सपीरियंस कर रखा है मैंने दिल्ली में, लोकल भी और ये भी। पर उसका अलग मजा है। अब जैसे मुंबई है, मुंबई चले गया मैं एक बार, लोकल की भीड़ देख ली मैंने, तो वो तो मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा वन टाइम। हाँ भाई ये मतलब भी हाँ, कुछ है दूसरों जिनके के लिए डेली लाइफ है। दूसरों के सुनने से हमें हाँ वो मज़ा नहीं आता जो खुद एक्सपीरियंस करके आता है, तो वो हाँ। तो अब करने। जैसे आपने कहा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, नहीं नहीं। जैसे आपने कहा फूडी है अगर, तो आप ना रिसर्च करो। हर देश में अच्छा खाना तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। तो वो आपका काम है भाई, आपको खाना पसंद है ना, तो आप ज्यादा रिसर्च डालो उसमें, तो फिर आपको बेटर तो रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं लोगों मेरे को केस में ये बता पाऊंगा, सॉरी अंकित भाई, कि खाने की अगर बात हो रही है तो इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं, वियतनाम में भी हैं। हाँ क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, और मैं भी, आप कह सकते हो एक तरीके से कि मेरे लिए खाना एक इम्पोर्ट प्रायोरिटी है, कि खाना अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ बट खाने में मेरे से नहीं होता। तो वियतनाम में मैं जितने भी टाइम रहा, मैं हमेशा से इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, और मत बस डिसएडवांटेज यही है कि लोकल खाना जो 100 रुपये में आ रहा है वही आपको इंडियन खाना आपको 500 600 700 में आएगा। तो अगर आप देख लो, और हाँ अंकित भाई कंटिन्यू प्लीज़। ओके ओके ब्रो। तो मतलब वियतनाम में एक वो है चाय, CHAY रेस्टोरेंट चेन है जो प्योर ओके वेगन आपको देंगी मतलब। ओके ओके, अच्छा अच्छा, मतलब ऑप्शंस हैं कि लोग सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अपना ऊट पटांग की चीज़ें जो हम इंस्टाग्राम या इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं कि कुत्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी तो मतलब लोग खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा क्या क्या चीज़ें मतलब हैं मार्केट में। तो आपके हिसाब से मतलब लोगों को जाना चाहिए वियतनाम? हाँ हाँ, लोगों को हर देश जाना चाहिए, जो देश इंडियंस को वीजा देता है उधर तो जाना चाहिए। तो ओवरऑल आपका खर्चा अंकित भाई, जैसे आपने बोला था 60,000, तो वो फ्लाइट्स को मिला के था या अलग? वो कंट्री के अंदर था, टोटल खर्चा मेरा 90,000 हो गया था। तो जिसमें अच्छा। मैंने इंश्योरेंस भी लिया था, और वो फ्लाइट कैंसलेशन का चार्जेस अलग देख लीजिए आप। ओके वापसी की फ्लाइट उन्होंने, मेरी जो एयरलाइन स्टाफ ने की, वो 14,500 की थी। अगर मैं एडवांस में करता तो हो सकता था कि मेरे को 10,000 में मिल जाती या 12,000 में मिल जाती। ओके इंश्योरेंस भी कराया था मैंने 2,000 रुपए का। तो इस टोटल मिला के 90,000 में हो गया था। लेविस कहूंगा इस ट्रिप को मैं, लेविस क्या मतलब, ओके ओके, ऐसा भी नहीं था कि बहुत कट डाउन कर दिया था मैंने कहीं, ऐसा बस एक
था एक माइंड में कि मतलब ना ज़्यादा ना बाहर भी नहीं ना जाना है, एकदम बट गरीबी से आपने ट्रैवल किया, ना एकदम सुपर हाई फाई किया, हाँ, एक नॉर्मल किया आपने। हाँ, ओके ओके। एक नॉर्मल कह सकते हैं मतलब। तो मतलब 80,000 हम एक पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके उधर उधर के जो खर्चे नुकसान हुए, एक 80,000 एक बंदे का एक महीने में लगभग हो सकता है। हाँ, और मैं मतलब बेसिकली मैं बियर दारू ये सब नहीं पीता हूँ, तो इसमें मेरा कुछ भी खर्चा था नहीं। ओके ओके ओके। जूसेस मैंने पिए, ऐसा नहीं है, मैंने टेस्ट किया था एक दो जगह, बट हालांकि वहाँ सस्ता मिलता है, बट अगर आप जैसे एक दो भाई और थे अपने ही, वो बिल्कुल भयंकर दबा के मतलब फुल अच्छा। पार्टी मोड में थे, तो वो एक आपका खर्चा है। मेरा ना सिगरेट का खर्चा, ना दारू वारू, कुछ नहीं। हाँ, जूस मैं पीता था क्योंकि थोड़ा ना ये बान माई खा खा के और ये सब शुरू में नॉन वेज खा के, चिकन खा के, मतलब मेरा सिस्टम हिल गया, क्योंकि इतना मैं हैबिचुअल हूँ नहीं इस चीज का ना। ओके 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 ओके। चिकन विकन बहुत रेयरली होता है, बट वहाँ इनिशियली कुछ चॉइसेस समझ में नहीं आई, और ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का मेरे को मिड जर्नी में पता चला। एक रशियन ट्रैवलर मिली थी, उन्होंने मेरे को बताया। तो मतलब दूसरे ट्रैवलर से मिलने का फायदा देखो आप, क्या क्या चीजें बता दी कि ये इस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी वहाँ पे, ये गोल्डन ब्रिज नाम से, ये बाना हिल्स, करेक्ट दानांग में। तो करेक्ट। उसका उन्होंने बताया कि अगर आप आफ्टरनून जाते हो तो जो टिकट 3500 का पड़ रहा था सुबह, वही टिकट मेरे को 2700 में पड़ गया शाम का, विथ डिनर। ओके। बढ़िया हाँ जी। लगा अंकित भाई आपके सारे एक्सपीरियंस जान के। और आशा करता हूँ हम मिलेंगे फ्यूचर में, साथ में ट्रैवल करेंगे किसी और कंट्री में। हम मतलब हम 2 बार मिले, दोस्तों हम 2 बार मिले, मतलब वियतनाम में तो बहुत मज़ा आया। ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़िया थी। तो अंकित भाई आपने दोबारा अभी आपने नेक्स्ट कहीं जाने का क्या सोचा है आपने, या आप चीप अभी फ्लाइट का मैं वेट सोच कर रहा, रहे हो? आप क्या, चीप आपकी फ्लाइट मतलब आवाज कोई कट गई। सस्ती फ्लाइट ढूंढ रहे हो आप, जो जित दिखेगी आपका पहला अप्रूवल? मैं ढूंढ रहा था ये अभी स्काई स्कैनर पे, तो इसमें बेसिकली सस्ती फ्लाइट अगले महीने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज की आई, दूसरा ये सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान की आई है, अच्छा। और नहीं, किर्गिस्तान नहीं, एक और है कंट्री, एक सेकंड, कजाकिस्तान तो वीज़ा मैं फ्री है नाम अपने लिखा था। इंडियंस के लिए 15 दिन के लिए। हाँ, उज़्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ओके। उज्बेकिस्तान तो इसका बहुत सस्ता वीजा है, तो सोच रहा था मैं अभी माइंड माइंड में कि जाऊं कि ना जाऊं। अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ कि, बट ये है कि पॉसिबल है, वैसे अगर आपको अफोर्डेबल ये है। जाना है तो मैं आपको इसके बारे में गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में मतलब इस पूरे एरिया के बारे में रिसर्च कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा प्लान हो रहा था, जस्ट ओके। मैं जा नहीं पाया। आप उज़्बेकिस्तान के साथ कज़ाकिस्तान को जोड़ सकते हो, क्योंकि हाँ, उज़्बेकिस्तान मतलब कज़ाकिस्तान 15 दिन दे रहा है आपको, वीज़ा फ्री दे रहा है, तो आप उज़्बेकिस्तान से बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जाते हैं। तो आप वन वे करा लो उज़्बेकिस्तान में, मतलब अराइवल पहुँचो उज़्बेकिस्तान में और आउट हो आप अस्थाना से अलमाटी ऐसे। तो आप ज़रूर कर सकते हाँ। हो, बहुत बढ़िया है। तो अंकित भाई थैंक यू अगेन, आप चैनल पे आए और आपकी सारे एक्सपीरियंस रहा। मैं आपके डिटेल्स यानी कि आपका इंस्टाग्राम भी अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो जो लोग भाई से कुछ पूछना चाहते हैं वियतनाम को लेके, टिकट वीज़ा को लेके, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। तो अंकित भाई फिर मिलेंगे मेरा आपसे। दूसरा दूसरा वाला डालना भाई, दूसरा वाला। ज़रूर ज़रूर, जो आप आपको बोलोगे, मैसेज करूंगा। जो आप बोलोगे वो डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ, तो ठीक है अंकित भाई, ओके। फिर मिलेंगे किसी नए एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए। थैंक यू अगेन। थैंक यू। ओके, काफी कुछ छूटा हुआ है, वो अगली वीडियो में। बाय बाय। ओके बाय बाय।